morning all of you. Welcome to channel Glorious Institute. I am Rahul Kumar. Today I will start second part of Indian nationalism. आज हम भारत में राष्ट्रवाद का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन रियलिटी में 10th के लिए स्टार्टिंग यहीं से हमने एक डाला है इसका बेसिक, जो कि जानना जरूरी था कि कैसे अंग्रेज भारत में आक्रमण किया और कैसे घुस गया, कैसे लूटा। पिछले चैप्टर में हमने ढेर सारा डेट्स देखा था, आज उसी डेट्स को जोड़कर हम आगे बढ़ाएंगे। गांधी जी के बारे में भी हम बताए थे कि अभी वो पढ़ाई लिखाई, पिछले पार्ट में हमने बोला था कि पढ़ाई लिखाई करने को कहाँ गए हुए हैं, दक्षिण अफ्रीका। तो वो दक्षिण अफ्रीका गए तो वहां आपको पता था कि गोरे काले में भेदभाव चल रही थी, तो वही चीज यहाँ भारत में भी थी। तो आपको बता दें 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी कम बैक कहां, इंडिया, भारत आए। कहां से? दक्षिण अफ्रीका तक। मन में आ रहा हो काहे आए? आने का रीजन था, एक व्यक्ति था, गुजराती व्यापारी था दादा अब्दुल्ला, वो किसी केस में फंस गया था, तो उसी केस को लड़ने के लिए अब्दुल मजीद के कहने पर वो यहां वापस भारत आते हैं। लेकिन जब वो यहां आते हैं, उन्होंने देखा कि जो हम दक्षिण अफ्रीका में थिंक कर रहे थे भारतीयों के बारे में, उससे तो कहीं ज्यादा हमारे देश में प्रॉब्लम है। बहुत सारे व्यक्तियों का एक भीड़ जुटाए हुए व्यक्ति थे जिन्हें इन्होंने राजनीतिक गुरु माना, और उनका नाम था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के व्यू से भी, उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत आते हैं, गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने। किनके कहने पर? अब्दुल मजीद के कहने पर। आते ही उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु बनाया। अब उसके बाद भारत में हो रहे गतिविधियों को जानने के लिए 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। कहां? अहमदाबाद में। 15 में आए, 16 में साबरमती। क्वेश्चन अगर आपको देता है लघु उत्तरीय कि साबरमती आश्रम पर टिप्पणी करें, तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत आते हैं, गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने अब्दुल मजीद के कहने पर भारत में हो रहे राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी के लिए अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। अब वो वेटिंग थे कौन सा केस आए, तभी 1917 में उनके पास केस आता है जिसका नाम दिया जाता है चंपारण सत्याग्रह, 3 कठिया आंदोलन। क्या हुआ था इसमें, इसको समझा जाए। ठीक है, एक बार हम रिकॉल करा दे पिछले क्लास के डेट्स को, जरा बोलिएगा मेरे साथ साथ कि आपने पिछले क्लास में क्या क्या डेट पढ़ी है, एक भी डेट छूटना नहीं चाहिए। 53, 88, 92, 98, 1502, 1512, उसके बाद बताओ भूल गए हम। अच्छा, 1600 नेक्स्ट, 1602 नेक्स्ट, 64 नेक्स्ट, 57, 60, 64, 1853, 1854, 1869। बहुत सारा इसमें डेट है भाई, इतना है कि हम बता नहीं सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा डेट है। आगे चलते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। क्या हुआ इसमें, जो देखिए कहता है कि अंग्रेज का जो मुख्य फसल था वो नील था, नील, इंडिगो। ठीक है, इंडिगो बोला जाता है उसको, नील था। नील की खेती किसानों को जबरदस्ती करने के लिए कहा जा रहा था। इससे भारतीय किसानों को काफी प्रॉब्लम होती थी। सबसे पहले तो उसको कम दर पर खरीदा जाता था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि जो खेतों की जो उर्वरा शक्ति थी ना फील्ड की, वो कम गई नील से। अगर वो अनाज उग जाते तो अपने बाल बच्चों के साथ काफी समय तक उसका सेवन करते हैं और बाजार में भी बिकता, लेकिन इसे तो सिर्फ अंग्रेज ही खरीदते थे। भारत में तो इसका कोई वर्क ही नहीं था, अंग्रेज इसको ले जाते थे। तो इसलिए उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम नील की खेती नहीं करना चाहते हैं, और इसको 3 कठिया आंदोलन का नाम दिया गया। और ये केस महात्मा गांधी के पास आता है, और पहली बार भारत में सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी यहीं से करते हैं और हड़ताल पे बैठते हैं, और अंग्रेजों के द्वारा ये बात मान ली जाती है और नील की खेती पर प्रतिबंध लगता है। तो ये आपका क्या था, चंपारण सत्याग्रह। अब कोई व्यक्ति आए और उसका बात अंग्रेज मान ले, जो कि किसी का नहीं सुनता था, तो लोग में तो इंप्रेशन सोच लो एकदम बढ़िया वाला। अब उसके बाद
दूसरा केस इनके पास आता है 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में 1918 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ जो सुनिएगा। ये भी जाएगा इन्हीं के पास, क्योंकि पता था कि ये वो कोई आए हैं महात्मा गांधी जो कि अंग्रेजों को हिला के रखे हुए हैं, तो गया इनके पास केस। इसमें बात क्या था कि भारतीयों और अंग्रेज वर्कर के बीच मिल में भेदभाव का भावना था। सबसे पहले तो अंग्रेज और भारतीयों के बीच समय का फासला था। भारतीयों को 8 घंटे से अधिक काम करना पड़ता था और अंग्रेजों का समय सीमा फिक्स था। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या था कि उनको वेतन समय पर मिलता था और भारतीय वर्कर्स को वेतन समय पर नहीं मिलता था। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात था वेतन का बोनस। 35% बोनस की बात की गई थी जो अंग्रेजों को दिया जाता था, भारतीयों को नहीं दिया जाता था। तो उस मुद्दे पर भी बातचीत किया गया और अंग्रेजों के द्वारा मान लिया गया। कैसे मान लिया गया? न लड़ाई न झगड़ा होता था, गांधी जी का काम था बस बोरा बिछा के बैठ जाना हड़ताल पे, लोग मान लिया। 1918 ईस्वी में फिर एक घटना घटी और वो घटना था खेरा सत्याग्रह। क्या घटना था? खेरा सत्याग्रह। खेरा एक जगह का नाम है। वहां प्रॉब्लम क्या था ना कि वहां नेचुरल आपदा, नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक घटना के कारण भारतीय किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी और अंग्रेज इधर अपना जुमला लगाया हुआ था टैक्स दो टैक्स दो टैक्स दो। तो भारतीय किसान जो थे वो टैक्स पे करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन अंग्रेज मान नहीं रहा था। तब ये मुद्दा फिर कहां जाएगा? हमारे महामहिम हीरो महात्मा गांधी के पास जाती है और महात्मा गांधी फिर इस मुद्दे का वही हाल, न लड़ेंगे न मारेंगे न पीटेंगे, चुपचाप से हाउ करके बैठ जाएंगे। बैठ गए और बैठने के बाद हड़ताल पे फिर उसकी बात मान ली जाती है और अंग्रेज का रिपोर्ट आता है जो व्यक्ति कर ना देने की स्थिति में है वो टैक्स ना दे, कौन देगा भाई? तो इस तरह से खेरा सत्याग्रह को भी उन्होंने इजीली निकाला। खुद सोचो, आए आश्रम बनाए 3 गो कांड हो गया बढ़िया बढ़िया। गांधी जी तो एकदम बिकम पावर मैन, फूल के एकदम बढ़ रहा, और उसके बाद बढ़िया एकदम इंप्रेशन, अंग्रेज काफी परेशान। अब अंग्रेज क्या हुआ ना, प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा कि हमारे विरुद्ध जा रहे हैं लोग। तभी 23 मार्च 1919 को एक कानून बना और कानून का नाम था रॉलेट एक्ट, लघु उत्तरीय प्रश्न फॉर क्लास 10th बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, वीबीआई। रॉलेट एक्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से ये चंपारण के बाद ये दोनों लघु में काफी इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था रॉलेट एक्ट में? तो रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था जो सुनो। रॉलेट एक्ट एक प्रकार का कानून था जिसमें अंग्रेज था सर सिडनी रॉलेट, याद रखना। उस अंग्रेज का नाम था गवर्नर सर सिडनी रॉलेट। क्या नाम था? सर सिडनी रॉलेट। ये जब बनकर आया तो बोला कि किसी भी भारतीय को जब एक जगह बात कर रहा तो संदेह की स्थिति में पकड़ के जेल में बंद कर दो। अब बंद करके नो अपील नो वकील नो दलील का नारा दिया। अपील वकील दलील मतलब कोई अपील नहीं सुनना है, कोई वकील काम नहीं करेगा, कोई दलील काम नहीं करेगा, सीधा फांसी। और इस क्रम में 2 अच्छे भारतीय पकड़े गए और उनका नाम था, पकड़ने वाले पकड़े गए जो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। इनको पकड़कर जेल में डाल दिया। फिर से सुनिएगा, ज्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, छोटा है, आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन अगर आपको देता है कि रॉलेट एक्ट का वर्णन करें, टिप्पणी करें या उस पर एक संक्षिप्त नोट्स लिखे, तो आप लिख सकते हैं कि भारत में गांधी जी 1915 में आते हैं और आने के बाद साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह और नील की खेती से रिलेटेड और मजदूरों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद 23 मार्च 1919 को सर सिडनी रॉलेट के द्वारा एक कानून पारित किया जाता है भारतीयों के विरुद्ध, जिसमें यह नारा दिया जाता है नो अपील नो वकील नो दलील। और उसके विरुद्ध 2 भारतीय सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। भारतीयों ने इसे काला कानून का नाम दिया। क्या नाम दिया? काला कानून। इस प्रकार 2 व्यक्ति पकड़े गए। इन्हीं को छुड़ाने के संबंध में याद रखिएगा, इन्हीं को छुड़ाने के संबंध में 13 अप्रैल 1919 को
जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। हजारों हजार की संख्या में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, नौजवान सब लोग मीटिंग कर रहे थे कि आखिर हाउ टू रिलीज सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, कैसे उनको छुड़ाया जाए। तभी जनरल डायर के कहने पर ये जाकर उसको सूचना दिया जाता है जनरल डायर को कि आपके विरुद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड में मीटिंग चल रही है। जनरल डायर बिना सोचे समझे हुक्म दे देता है गोली चलाने का। 1600 राउंड फायरिंग होती है, उसमें काफी बच्चे, बूढ़े, नौजवान मारे जाते हैं और पूरे भारतीय स्तब्ध रह जाते हैं। और गांधी जी पहली बार खून खराबा से विरुद्ध होकर असहयोग आंदोलन चलाने की बात कहते हैं। तो यह था आपका जालियांवाला बाग। अगर उस पर भी क्वेश्चन देता है तो आप इससे रिलेटेड स्टोरी को लिख सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे का परे है। रॉलेट एक्ट का ही रीजन था जालियांवाला बाग हत्याकांड कि उसमें उन्हीं दोनों को छुड़ाना था और गोली चली। और इस प्रकार महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की बात कही। अब आगे एक बड़ी स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है बाबू, लघु में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, दीर्घ उत्तरीय। तो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। पहले उस डेट को थोड़ा हम बढ़ा लें, इसको मिटा देते हैं ताकि आपको पॉइंट्स याद भी रहे। इसको हम साथ साथ बढ़ाएंगे बाबू, लास्ट तक 1950 में देश आजाद करवाही की लाइन को छोड़ेंगे और आपको हर डेट को याद रखना है। 1869 के बाद देखिए हमने पढ़ा 1915, 1916, 1917, 1918, फिर 1918, 1919 और 1919। क्या क्या हुआ पता है आपको? यहाँ पर एक बार रिवाइज मार दो। यही तो रीजन है ना, यही फायदा करता है। कुस्तुनतुनिया का पतन, उत्माशा अंतरिप यानी कि दक्षिणतम बिंदु का खोज, अमेरिका का खोज, भारत का खोज, वापस आया, पूरे विश्व का भ्रमण किया, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, पलासी का युद्ध, वांडीवास की लड़ाई, बक्सर का युद्ध, ट्रेन चली, डाक टिकट, गांधी जी जन्म लिए, 15 में दक्षिण अफ्रीका से लड़ने आए केस, 16 में साबरमती स्थापना, 17 में चंपारण, 18 में अहमदाबाद, 18 में खेरा, 19 में रॉलेट एक्ट और 19 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, उस समय किसने गोली चलाने का हुक्म दिया था? जनरल डायर। रॉलेट एक्ट के समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड सर सिडनी रॉलेट। रॉलेट कानून के तहत किन दो भारतीयों को पकड़ा गया था? सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी? 1853 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कब किया? चंपारण जिला से किया था 1917 ईस्वी में। गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी नाम था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। तो इस तरह से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आप उठ सकता है। हम लोग बात कर रहे थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से गांधी जी काफी ये हो गए, अवरुद्ध हो गए और उन्होंने फैसला किया कि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया सम्मान यानी कैसर-ए-हिंद को वापस कर दिया जाए। और उन्होंने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। और उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने भी ये फैसला किया कि वो भी अपना सम्मान यानी सर की उपाधि को वापस लौटा देंगे। यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठता है कि महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस उपाधि को लौटाने का निश्चय किया? तो कैसर-ए-हिंद। और रविंद्रनाथ टैगोर ने किस उपाधि को लौटाने का निश्चय किया? तो सर की उपाधि को लौटाने का निश्चय किया। और उसके बाद कांग्रेस समिति के साथ मिलकर एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें रिपोर्ट आया कि जनरल डायर दोषी है और उसको दंडित करने की मांग की गई। इसके विरोध में अंग्रेजी सरकार ने भी एक कमेटी का गठन किया और उसमें रिपोर्ट आया कि जनरल डायर दोषी नहीं है। कई अंग्रेजों ने इस घटना की निंदा भी की, लेकिन बहुतों ने अंग्रेजों की इस घटना को पुरस्कृत किया और जनरल डायर को पुरस्कृत किया। इससे महात्मा गांधी रुष्ट होकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म खोज रहे थे जिससे कि आंदोलन किया जाए। आपको पता होगा कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ जिसमें कि पूरा विश्व दो भाग में बटा हुआ था। एक साइड चल रहा था ऑस्ट्रिया, जर्मन, इटली। दूसरे साथ चल रही थी इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। तो इसकी स्टोरी क्लास 9th में पढ़नी है जिसमें कि दो महाशक्तियां थी, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। त्रिकूट और त्रिदेशीय के रूप में बटा हुआ था। और इसमें
आपका इस वाले का काफी बुरी तरह से हाल होता है, जिसमें एक देश शामिल था, छोटा सा तुर्की, जिसको कि यूरोप का मरीज कहा जाता है, और ये इस साइड से लड़ा था, तो इसको हार होने के बाद इसको छिन्न भिन्न कर दिया गया था। तो इसमें एक पद चलता था, मुस्लिमों का धर्म गुरु माना जाता था खलीफा, लोग इसे पैगंबर मानते थे। तो अरबों के द्वारा क्या किया गया कि उस पद को छिन्न भिन्न कर दिया गया और उसकी समाज को मतलब हटाना चाहते थे, खलीफा पद को। तो इसके लिए हिंदू और मुस्लिम के बीच युद्ध चल रहा था, तो गांधी जी ने इसे धर्म का युद्ध मानकर उसको सपोर्ट किया। इसमें अब्दुल कलाम आजाद के सहयोग से इस आंदोलन को मुहिम दिया गया और अंततः 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, और ये उन लोगों से मांग किया गया कि खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों के खिलाफत पद को बरकरार रखा जाए। तो इस प्रकार खिलाफत आंदोलन हुआ और उसके बाद 1 अगस्त 1920 यहां से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आएगा आपका कि असहयोग आंदोलन पर टिप्पणी करें। तो असहयोग आंदोलन के कई कारण हैं। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, नरसंहार, खिलाफत आंदोलन, इन सभी का मिली रूप था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ही महात्मा गांधी ने यह असहयोग आंदोलन का घोषणा किया और असहयोग आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर था, जिसमें 2 मुद्दा बनाया गया, एक स्वीकृत मुद्दा बनाया गया और एक बहिष्कृत मुद्दा बनाया गया। स्वीकृत मुद्दा क्या था? स्वदेशी वस्तुओं पर ध्यान देना, स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण पर बल देना, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बनेगी। दूसरा स्वीकृत मुद्दा था देशी स्वदेशी शिक्षा पर बल देना, स्वदेशी नौकरियों पर बल देना, स्वदेशी वस्तुओं का यूज करना। और बहिष्कृत मुद्दा जो था वो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कृत, विदेशी कपड़ों का बहिष्कृत, विदेशी अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार, अंग्रेजी नौकरियों का बहिष्कार, अंग्रेजी वकीलों वकालतों का बहिष्कार किया गया। तो इसके विपक्ष में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह थे, जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध गया। उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि शिक्षा का बहिष्कार किया जाए, और ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था जिसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान, विद्यार्थियों ने भाग लिया। परंतु महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे और अंग्रेजों ने एक दिमाग लगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के चौड़ा चौड़ी जगह पर एक हत्याकांड हुआ, जिसमें 23 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया। 22 या 23 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया और यह घटना एक बहुत बड़ा नरसंहार का रूप ले लिया। इससे महात्मा गांधी रुष्ट होकर असहयोग आंदोलन का स्थगन कर दिया। तो यहां से भी ऑब्जेक्टिव उठता है सबसे पहले कि असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित हुआ, उसका क्या कारण था। तो चौड़ा चौड़ी हत्याकांड, चौड़ा चौड़ी हत्याकांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ। इसमें क्या हुआ? 22 या 23 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया। क्लियर है? तो यहां से एक डेट आपको और 1919 में 3 हुआ, यहाँ पे खिलाफत दिवस मनाया गया भारत में। उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ और 1922 में आपका चौड़ा चौड़ी हत्याकांड। उसके बाद आपका 1922 के बाद आएगा 1923 नेहरू रिपोर्ट, 1923 में नेहरू रिपोर्ट। चलिए, इसके बाद हम लोग काकोरी कांड के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद साइमन कमीशन आगे बढ़ाते हैं। में चौड़ा चौड़ी हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन सफल हुआ। सफल होने के बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करने के बाद अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से उठता है, एक लघु उत्तरीय में ही साइमन कमीशन क्या था। अंग्रेजों के द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया 1927 में। ठीक है, 1927 में इसको गठन किया गया। हालांकि इसको 1929 के अधिनियम को ध्यान में रखकर किया गया था। इसमें 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने हेतु इसका गठन किया गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या था ना कि ये भारतीयों के लिए समीक्षा कर रहा था और इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 7 थे और 7 अंग्रेज थे। इसको आना था 1929 में, लेकिन ये 1928 में मुंबई पहुंचा। साइमन कमीशन का गठन 1927 में, मुंबई आया 1928 में, आना था 1929 में। 1919 के 10 साल बाद इसकी समीक्षा, 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने हेतु इसको लाया गया था। लेकिन ये ब्रिटिश का एक चाल था।
इसलिए यह 1928 में आया। इसमें एक भी भारतीय नहीं होने के कारण भारतवासियों यानी मुंबई में इसका बहिष्कार किया गया और साइमन गो बैक का नारा दिया गया। याद रखिएगा, साइमन गो बैक इसका नारा दिया गया। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात था कि इस लड़ाई में लाठी से चोट लगने के कारण एक भारतीय नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और यह भी आंदोलन साइमन कमीशन असफल हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां पे फिर उठता है 1923 के बाद 1927, 1928 आप कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम आपको बता दें कि 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट आया। 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट आया। नेहरू रिपोर्ट क्या था, तो इन घटनाओं से प्रेरित होकर अंग्रेज ब्रिटेन हैंड ने बोला कि एक ऐसा संविधान का भारतीय निर्माण करें जो कि सभी भारत में उपलब्ध सभी दलों को सर्वमान्य हो। और इसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ऐसे संविधान के निर्माण के लिए शुरू किया गया। 1 जुलाई 1928 ईस्वी को एक प्रतिवेदन पारित किया गया जिसमें संविधान के प्रारूप को तैयार करना था और अंततः 1928 ईस्वी में, अगस्त 1928 ईस्वी में एक ऐसा संविधान का निर्माण करने के लिए गठन किया गया जिसको नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया गया। चलिए, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च वगैरह। तो यहां तक तो ठीक था। अब थोड़ा इस पर डेट को हम आगे बढ़ा दें ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। आज के वीडियो में हमने कौन कौन सा डेट पढ़ा, तो देखिए हमने यहां से शुरू किया। 1915 में भारत आए, 16 में साबरमती आश्रम, 17 में चंपारण, 18 में अहमदाबाद नील मजदूर आंदोलन, 18 में खेरा, 19 में रॉलेट एक्ट, फिर 19 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर 19 में खिलाफत दिवस मनाया गया। 1920 में 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन, 5 फरवरी 1922 चौरा-चौरी हत्याकांड, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन, 1927 में साइमन कमीशन का गठन, 28 में मुंबई आना था, 29 में। तो हमने बोला तो एक टॉपिक छोटा सा और बचा हुआ है जिसको हम लोग क्लियर कर ही लेते हैं और उस टॉपिक का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसका नाम नमक आंदोलन भी कहा जाता है, इसको दांडी मार्च भी कहा जाता है। क्या हुआ था इसमें, जो देखिए, नमक हमारे देश का एक बहुमूल्य वस्तु है जिसके द्वारा जीवन चलना बड़ा मुश्किल है। अंग्रेजों ने उस पर टैक्स लगा दिया, नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो महात्मा गांधी ने क्या हुआ, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक अपने 78 अनुयायियों के साथ 245 या 46 मील की पैदल यात्रा करके साबरमती आश्रम से गुजरात के दांडी पहुंचकर समुद्र किनारे नमक बनाकर इस आंदोलन को भंग किया गया और इसके बाद फिर पूरे भारत में नमक बनना प्रारंभ हो गया। तो याद रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून भी कहा जाता है, जिसमें महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक पैदल चलकर, ठीक है, पैदल चलकर 25 से 26 दिन के लगभग पैदल यात्रा है। उसके बाद 78 उनके साथ अनुयायी था, इसमें महिला के रूप में एनी बेसेंट भी गई थी। ठीक है, एनी बेसेंट भी गई थी। 246 मील की दूरी थी तय किया और गुजरात के साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से चलकर गुजरात के दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा और पूरे भारत में फिर सभी जगहों से नमक बनना प्रारंभ हो गया। तो इसको हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। धीरे धीरे इसको सुनिए, कॉपी में नोट कीजिए पॉइंट्स को और याद करने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। पार्ट 3 इसका लास्ट होगा, भारत में राष्ट्रवाद। उसके बाद हम यूरोप में राष्ट्रवाद भी आरंभ करेंगे। धन्यवाद।